हाथरस केस में न्यूज 18 की खबर के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी पीड़ित परिवार को लखनऊ ले जाने के लिए मनाने पहुंच गए। पीड़ित परिवार ने प्रशासन के पहले न आने पर रात को हाथरस से लखनऊ जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद न्यूज 18 पर चली खबर से पुलिस हरकत में आई और परिवार को मनाने पहुंच गई। परिवार के मुताबिक वो अब सुबह ही लखनऊ के लिए रवाना होगा। परिवार के सदस्यों को कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाजिर होना है। कोर्ट ने यूपी की अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी, एसपी और डीएम को तलब किया है। आप सोचो कि रात में मैं रिस्क नहीं ले सकती। मैं 4-5 बजे तक मैं जाने के लिए राजी नहीं हूँ कि रात में तो वहाँ तक पहुँचूँ तो शायद मेरी पूरी फैमिली जा रही है मेरे साथ में, तो मैं राजी नहीं हूँ रात में जाने। मेरे साथ में जैसे बुआ जी जाना चाह रही थी, उनको फूफा जी हैं, क्योंकि पापा की भी ऐसे ही है थोड़ा, मैं भी थोड़ा ऐसे ही हूँ। इस वजह से मैं सोच रही हूँ ताऊ जी को और फूफा जी और बुआ को साथ में ले जाना चाहती थी, तो मना कर रहे हैं लोग के लिए। ये बता के कर गए हैं कि सुबह जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी निकल लेंगे। 5, 5:30 के लिए बता के गए हैं कि आप लोग तैयार हो जाना सुबह के लिए। अभी तो हमने बोला है कि रात को हम लोग नहीं जाएंगे, सुबह वो बता रहे हैं कि आप लोग फिर सुबह 5, 5:30 का टाइम बताया अभी। हाथरस से हमारे सहयोगी अमित इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल क्या स्थिति है, परिवार क्या कह रहा है? फिलहाल अर्पिता, परिवार ने ये साफ साफ ये कह दिया है पुलिस प्रशासन से कि वो शाम को या रात में वो नहीं जाएंगे, नहीं सफर करेंगे, और इसके वजह से उन्होंने कहा है कि वो कल सुबह सफर करेंगे, सुबह जाएंगे। पुलिस प्रशासन से कहा है कि सुबह वो 5 से 5:30, 6 बजे जितने बजे उनको ले जाना चाहे वो ले जाना चाहते हैं। और साथ ही साथ पीड़ित परिवार ने कहा है अपने साथ अपने 2-3 रिश्तेदार को भी वो ले जाना चाहते हैं, तो इस बारे में भी उन्होंने प्रशासन को कहा है। तो फिलहाल जो है प्रशासन जो है, जो एसओ पहुंचे हुए थे लोकल पुलिस स्टेशन से, उनको समझाने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन ने उनको काफी समझाने की कोशिश की है। जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे उन्होंने कहा, बार बार उनसे कहा कि अभी चल लीजिए, क्योंकि अभी केवल 3 से 4 घंटे का जर्नी है, हम शाम तक पहुंच जाएंगे, देर रात भी नहीं होगी, हम हार्डली 8 से 9 बजे रात तक पहुंच जाएंगे। लेकिन किसी भी तरीके से पीड़ित परिवार तैयार नहीं हुआ। पीड़ित परिवार का यह कहना था कि वो शुरुआत में 12 बजे तक वो तैयार थे वो जाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से विलंब होते गया, उन पीड़ित परिवार का यह भी कहना है, दावा है कि उसने प्रशासन को फोन किया कि जाना कब है, तो प्रशासन ने कहा कि जब जाना होगा उन्हें बता दिया जाएगा। उसके बाद ही जो न्यूज 18 इंडिया ने ये खबर अपने दर्शकों को दिखाई, उसके बाद जो प्रशासन के लोग हैं वो पीड़ित परिवार के घर पे पहुंचे, और उसके बाद पीड़ित परिवार ने उनसे साफ साफ कह दिया कि वो शाम को या रात को वो ट्रैवल नहीं करेंगे, वो ट्रैवल करेंगे कल सुबह करेंगे। 5, 5:30, 6 बजे तक वो ट्रैवल करेंगे। कल दोपहर 1 बजे इस पूरे मामले में उन्हें हाईकोर्ट के सामने पेश होना है। प्रशासन के सामने जिम्मेदारी है कि वो पीड़ित परिवार को लेकर पेश हो। पीड़ित परिवार तब अपना बयान दर्ज कराएगा, और खास तौर से जो अंतिम संस्कार किया गया देर रात, उसको लेकर ये पूरा सुनवाई होगा। उसमें क्या कहना है पीड़ित परिवार का वो बताएगा हाईकोर्ट के सामने। तो फिलहाल ये बात साफ हो गया है कि जो पूरी फैमिली है, पीड़ित परिवार है, उन्होंने मना कर दिया है कि वो रात में ट्रैवल नहीं करेंगे, ना ही शाम को करेंगे। वो जब भी करेंगे अर्ली मॉर्निंग ही करेंगे। जी अर्पिता। तो फिलहाल अमित जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि वहां मनाने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, लेकिन अमित जरा जानकारी दीजिए कि आखिर इतना डिले क्यों हुआ? क्या कह रहे हैं पुलिस के जो अधिकारी हैं? जी फिलहाल पुलिस के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि जब सुबह मैंने पीड़ित परिवार से बात किया था, सबसे पहले तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि वो जल्दी अपना घर का काम निपटा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सबको खिलाएंगे, क्योंकि दोपहर तक वो लखनऊ के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है लखनऊ बेंच के, वहाँ सुनवाई है, इसलिए वो निकल जाएंगे। लेकिन पीड़ित परिवार तैयार भी हो गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो समय पर नहीं पहुंच पाया। ऐसा देखा गया, पीड़ित परिवार तैयार था, तकरीबन 1-1.5 घंटे वो इंतजार किया। उसके बाद उन्होंने पुलिस को प्रशासन को फोन किया गया पीड़ित परिवार की तरफ से कि कब जाना है। जो जैसा बताया गया था, जो परिवार का दावा है पीड़ित परिवार का, उन्हें कहा गया था कि दोपहर में निकला जाएगा, लेकिन दोपहर को जब नहीं पहुंचे, उनके इंतजार करने के बाद उन्होंने आला अधिकारियों को फोन किया, प्रशासन में किसी अधिकारी को फोन किया। उसके बाद उन्हें जो जानकारी दी गई वहां से कि उनको बताया जाएगा कि कब लेकर जाएगी प्रशासन। तो उसके बाद ही लगातार जिस तरीके से लेट हो रहा था, उसके बाद पीड़ित परिवार ने यह फैसला लिया कि वो शाम को या देर रात को ट्रैवल नहीं
करेंगे, वो अर्ली मॉर्निंग कल ट्रैवल करेंगे। हालांकि जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी गए थे मान मनोवल, वहां काफी देर तक चला, वो लगातार वो समझा रहे थे पीड़ित परिवार को कि 3 से 4 घंटे का सफर है और 3 से 4 घंटे में वो लखनऊ पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पीड़ित परिवार खासतौर से कहता रहा कि वो नहीं जाएंगे और पीड़ित परिवार ने ये भी कहा कि उनके साथ उनके 2-3 और रिश्तेदार हैं जो कि कल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जाना चाहते हैं, लखनऊ जाना चाहते हैं। तो इस पर प्रशासन ने अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार ने यह साफ कर दिया है कि वो कल अर्ली मॉर्निंग ही जाएंगे। जी ठीक है, अमित रहिए आप हमारे साथ। हाथरस कांड में इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हाथरस केस की जांच अपने हाथ में ले चुकी सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। खुद योगी सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और यही नहीं, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में यह अपील भी की थी कि सीबीआई की जांच कोर्ट की निगरानी में हो। जांच कर रही एसआईटी टीम को अब तक जो तथ्य मिले हैं वो भी सीबीआई से साझा किए जाएंगे। हिंसा फैलाने की साजिश में पीएफआई का हाथ, भीम आर्मी का कनेक्शन और फंडिंग, साथ ही नक्सल कनेक्शन को लेकर भी एसआईटी की तरफ से सीबीआई को तथ्य और सबूत सौंपे जाएंगे। थाने पर तैनात तत्कालीन पुलिस कर्मियों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी और एसआईटी की पूरी जांच को भी सीबीआई अपनी जांच में करेगी शामिल। सीबीआई 14 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक की घटना पर जांच शुरू करेगी और जल्द हाथरस पहुंचेगी। सीबीआई के रडार पर कई संदिग्ध होंगे। सीबीआई पीड़ित और आरोपी दोनों पक्षों से करेगी पूछताछ। हाथरस कांड की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने कल नोटिफिकेशन मिलने के बाद अपने हाथ में जांच ली, जिसके बाद सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसमें हत्या की कोशिश के अलावा गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज किया गया। इसके साथ ही सीबीआई ने SC/ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया। हाथरस मामले में केस दर्ज करने के बाद सीबीआई 14 से 22 सितंबर तक के घटनाक्रम की जांच करेगी और यही नहीं, सीबीआई हाथरस कांड के दौरान तत्कालीन पुलिस अधिकारियों से भी सवाल जवाब करेगी। साथ ही हाथरस कांड के पीड़ित और आरोपियों के परिवार वालों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई जांच के साथ ही एसआईटी की जांच भी चलती रहेगी, जो राज्य सरकार को अपनी अलग से रिपोर्ट सौंपेगी। हाथरस केस में सीबीआई ने कई धाराओं में केस दर्ज किया। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में धारा 307 का केस दर्ज किया, यानी हत्या की कोशिश का आरोप। इसके अलावा सीबीआई ने 776D का भी केस दर्ज किया, यानी आरोपियों में गैंगरेप का केस भी दर्ज किया गया। साथ ही सीबीआई ने धारा 302 का केस भी दर्ज किया, जो हत्या के आरोप पर की जाती है। अमित, फिलहाल सारी धाराओं में देखिए केस दर्ज हो चुका है और अब सीबीआई एक एक पहलू को खंगालने की कोशिश में जुट जाएगी। लेकिन बिल्कुल अर्पिता, सीबीआई एक एक पहलुओं की जांच करेगी, लेकिन सीबीआई के लिए भी ये काफी आसान चीज नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये आज इस केस का 27वां दिन है, 26 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 26 दिनों में जो एसआईटी की टीम है जो लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो भी तथ्य तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि जिस तरीके से यूपी सरकार ने पहले ही इस पूरे मामले में साजिश की बात कही और उसके बाद फंडिंग का मामला आया, विदेशी फंडिंग का मामला है, पीएफआई का मामला है, भीम आर्मी का मामला है, उसके बाद रहस्यमयी महिला का नाम सामने आया, तो जिस तरीके से ये केस लगातार उलझता जा रहा है सुलझने के बजाय, तो उसको लेकर उसे देखते हुए ये लगता है कि सीबीआई को भी इस केस में काफी ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी भी बीती रात पुलिस लाइन में कैंप लगा के लगातार देर रात तक वो इन्वेस्टिगेशन करती रही और जो 3 मेंबर्स हैं एसआईटी के, तीनों ने अपना काम अलग अलग कर लिया। मतलब इस जो ये मामला है इसको कई हिस्सों में बांट दिया गया है और उसके बाद लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है एसआईटी के लिए, क्योंकि गांव का जहां एक गुट जो है वो कुछ और दलीलें देता है तो पीड़ित परिवार कुछ और दलील दे रहा है, तो वहीं जो आरोपी है वो फिर से दोबारा से इस पूरे मामले को जांच करने की मांग किए थे और उन्होंने इसके लिए बाकायदे जो एसपी हैं, जिले के एसपी, उन्हें एक चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन अब हालांकि अब जो है सीबीआई जब इस पूरे मामले को टेक ओवर करेगी तो सीबीआई जो है पूरे मामले के तथ्यों तक, फैक्ट तक जाने के लिए इस पूरे मामले को शुरुआत से इन्वेस्टिगेट करेगी। जाहिर तौर पर क्राइम सीन पे पहुंचेगी, रिक्रिएशन करेगी क्राइम सीन का। हालांकि एसआईटी को भी अभी रिक्रिएशन करना है, क्योंकि एसआईटी पहले भी कर चुकी है और फिर खबरें ऐसी आ रही है कि एसआईटी दोबारा से रिक्रिएशन करना चाहती है स्पॉट को। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से पूरा मामला उलझ गया है उसको देखते हुए एसआईटी दोबारा रिक्रिएशन करने की बात कर रही है। तो वहीं जो आई विटनेस है उसका दावा कुछ और है। तो जाहिर तौर पर सीबीआई हर किसी से पूछताछ करेगी इस पूरे मामले में, चाहे वो आई विटनेस हो, चाहे वो सबसे पहले जो स्पॉट पे पहुंचे हो, चाहे वो अंतिम संस्कार देर रात जो अंतिम संस्कार। अमित रहिए आप हमारे साथ। सीबीआई अपनी जांच में कई सवालों को जांचेगी, जिसमें वो अहम सवाल
वो सवाल ये है कि पीड़ित का गैंगरेप हुआ या नहीं, पीड़ित से कितने लोगों ने दरिंदगी की, पीड़ित का गला किसने घोटा, पीड़ित के साथ उस वक्त कौन था, क्राइम सीन पर उस समय क्या हुआ, पीड़ित के साथ पुलिस ने लापरवाही की, क्या पीड़ित के बयानों में अंतर है, क्या पीड़ित की मां के बयानों में अंतर है, आरोपियों के परिवार के दावे आखिरकार कितने सही हैं, पीड़ित के भाई के कॉल रिकॉर्ड का आखिरकार सच क्या है। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा और निगरानी के लिए पीड़ित परिवार के घर और गांव में जगह जगह पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। पुलिस के अधिकारी लगातार इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर बनाए हुए हैं। यानी अभी प्राथमिकता यही थी कि जो परिवार के लोग हैं उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जा सके और इसीलिए दरअसल वहां सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। फिलहाल निगरानी के लिए पीड़ित परिवार के घर और गांव में जगह जगह पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और पुलिस के अधिकारी लगातार इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर बनाए हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, फिलहाल हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा और निगरानी के लिए पीड़ित परिवार के घर और गांव में जगह जगह पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, यानी जगह जगह देखिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि जो लोग भी जा रहे हैं, क्या गतिविधियां हो रही हैं उन पर नजर रखी जाए, क्योंकि देखिए सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है फिलहाल। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार की सुरक्षा की बात कही गई थी और उसके बाद से जो है सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई थी, कड़ी कर दी गई पीड़िता के गांव में और 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है पीड़ित परिवार के घर के ठीक पास में। वहां पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। गाँव में एंट्री का जो रास्ता है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार के घर के आसपास का जो खेत है, अगल बगल से जो रास्ते आते हैं वहां पे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी लोग पीड़ित परिवार से मिलने आते हैं, चाहे वो खुद हम क्यों ना हो, उनका भी रजिस्टर में नाम लिखा जाता है, बाकायदे उनका एड्रेस कहाँ से आए हैं, फोन नंबर कहाँ से आए हैं, मोबाइल नंबर लिखी जाती है, किस दफ्तर से आए हैं, तमाम बातें लिखी जाती है। जो डेलीगेशंस उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं उन डेलीगेशंस की भी जानकारी रखी जाती है और वो जो रजिस्टर होता है जिसपे नोट डाउन किया जाता है, चाहे जो सीसीटीवी कैमरे में दिन भर जो विजुअल्स कैद होते हैं उसका शाम को जो सीनियर अधिकारी हैं, जो शाम को सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार उन तस्वीरों को पर एक नजर डालते हैं ताकि वो ये जान सके कि जो लोग उनसे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं कहीं वो किसी भी तरीके से कोई प्लानिंग या तो नहीं करने के लिए जा रहे हैं, किसी भी तरीके से हानि तो नहीं पहुंचा सकते हैं। पूरी तरीके से स्कैन की जाती है। इसके अलावा दिन भर सीसीटीवी कैमरे के विजुअल्स को देखने के लिए एएसआई रैंक के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी जो है वो लगातार घूमते रहते हैं पूरे गाँव में और चारों तरफ, और पीड़ित परिवार के घर के आसपास 2-4 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ऐसे होते हैं जो। ठीक है अमित आप रहिए हमारे साथ और इस सबके बीच ये भी बता दें कि हाथरस केस में संदिग्ध महिला राजकुमारी बंसल पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। डॉक्टर राजकुमारी बंसल पहले भी ड्यूटी से गायब रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सेवा विभाग की तरफ से डॉक्टर राजकुमारी बंसल को पहले भी नोटिस भेजे गए थे। ड्यूटी से गायब रहने पर उन्हें नोटिस भेजे गए थे। उन पर सरकारी सेवा के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था। बताया जा रहा है कि राजकुमारी 2013 से 2014 तक ड्यूटी से गायब रही थी। तो यह भी एक बड़ा पर्दाफाश इस पूरे मामले को लेकर, संदिग्ध महिला पर यह बड़ा पर्दाफाश कि कई बार सरकारी सेवा से गायब रही हैं डॉक्टर राजकुमारी बंसल और इसको लेकर 2015 में उन्हें बकायदा नोटिस भी दिया गया था, नोटिस सर्व किया गया था। 2013 से मई 2014 तक भी वो गायब रही थी। इस सबके बीच उनको नोटिस दिया गया था, यानी सरकारी सेवा के नियम तोड़ने का उन पर गंभीर आरोप है। मनोज हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, और क्या जानकारी अब इस महिला के बारे में वहां से मिल पा रही है? एक नई जानकारी ये आई कि पहले भी उनको अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया था और उस नोटिस की जो उन्होंने जवाब दिया, जाहिर तौर पर वो जवाब सरकार को संतुष्ट किया होगा, तभी उनकी नौकरी पर उनको आगे उनकी नौकरी चली होगी और वो 2020 तक इस साल तक नौकरी कर रही हैं। लेकिन अभी बड़ा सवाल ये है कि जो सूत्रों से हमको जानकारी मिल रही है कि जल्दी ही SIT की टीम पहुँचने वाली है, जबलपुर पहुँचने वाली है और उसके बाद SIT की टीम अगर जबलपुर पहुँचती है तो जो वहाँ की पुलिस है, लोकल पुलिस है, वो पहुँचने के पहले लोकल पुलिस से भी संपर्क करेंगे। SP का कहना और बाकी जो पुलिस कह रही है कि अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया गया है। दूसरी बात, अभी तक नाम का खुलासा SIT ने नहीं किया है। तो यही एक बड़ा सवाल है कि क्या वो महिला यही महिला है। इन्होंने अपनी तरफ से आके भले ही पुलिस में, साइबर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और ये अपनी तरफ से ये कह रही है कि इनका किसी भी नक्सली संगठन से या नक्सली विचारधारा से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब इंतज़ार है कि जो
SIT है वो जबलपुर की पुलिस से संपर्क करे और उसके बाद अगर इनके पास SIT जाती है तो जाहिर तौर पर ये जांच आगे बढ़ेगी। जांच आगे बढ़ेगी और ये भी साफ होगा कि क्या वही ये महिला है जिसके बारे में कहा जा रहा है। अमित, वहां से कुछ साफ हो पा रही है तस्वीर? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं खास तौर से पीड़ित परिवार की बात करूं तो पीड़ित परिवार का साफ साफ ये कहना था, अगर बीते कल, पहले मैं शुरुआत करूं जरा फ्लैशबैक में ले जाऊं, जब बीते कल पीड़ित परिवार से मेरी बात हुई थी तो जो असल भाभी हैं उन्होंने ये कहा था रहस्यमयी महिला के बारे में कि वो उनकी रिश्तेदार है, लेकिन जब आज हमने बात किया तो वो खुद ही भड़क गई और खुद ही सवाल हमसे पूछने लगी। तो वहीं जो सफाई आई है वो जबलपुर से आई है और वो जो रहस्यमयी भाभी हैं उनकी तरफ से सफाई आई है और उन्होंने कहा है कि वो मानवता के आधार पर गई थी और बाकायदे उन्होंने 1 महीने की अपनी सैलरी भी दी है। तो लेकिन ये जो पीड़ित परिवार है, जिस तरीके से शुरुआती दौर में अगर 14 तारीख के बाद को ये घटना सामने आई थी और उसके बाद से लगातार जिस तरीके से जो है वो बयान बदल रहे थे, अब रहस्यमयी भाभी के बारे में भी इसी तरीके से वो बयान बदल रहे हैं और लगातार जो है वो जो है अब पहले अपना दूर का रिश्तेदार बता रहे थे रहस्यमयी भाभी को और अब जो है वो अब कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, चुप्पी साध लिए हैं। और दूसरी तरफ अब उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जाना है, जो लखनऊ बेंच है, अब वहां पर उनकी पेशी होगी। अब देखना होगा कि जो पीड़ित परिवार है जो अपना बयान वहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने बिल्कुल वो बयान क्या देता है, वो बयान क्या देता है उसके लिए लौटेंगे अमित आपके पास। लेकिन इस सबके बीच एक बार फिर से आपको बता दें कि हाथरस केस में SIT की जांच में एक महिला का जिक्र आया। SIT की जांच में महिला शक के दायरे में आई थी। ये महिला पीड़ित परिवार के घर में कई दिनों तक रुकी थी। SIT सूत्रों के मुताबिक ये महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। SIT के इस दावे के बाद जबलपुर की एक महिला डॉक्टर सामने आई और उन्होंने वहां की साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज करवाई कि उनके फोन से छेड़छाड़ की जा रही है। इस महिला डॉक्टर ने यह भी दावा किया कि वो जिस कॉलेज में पढ़ाती है वहां से छुट्टी लेकर हाथरस पीड़ित परिवार के पास वो गई थी और वहां 2 दिन रुकी भी थी। महिला डॉक्टर ने नक्सलियों से किसी भी तरह के संबंध होने और नकली भाभी होने की बात से साफ इनकार कर दिया। साथ ही किसी भी तरह की जांच का सामना करने की बात भी कही है। हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मिलने वाली रहस्यमयी महिला डॉक्टर राजकुमारी बंसल को उनके कॉलेज की तरफ से कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। राजकुमारी बंसल जबलपुर के जिस कॉलेज में पढ़ाती हैं उनके डीन का यह कहना है कि उन्होंने 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक की छुट्टी ली थी, लेकिन कोई वजह नहीं बताई थी कि आखिर किस लिए वो छुट्टी ले रही हैं। डीन के मुताबिक सरकारी संस्थान का हिस्सा होकर हाथरस जैसे सामाजिक आंदोलन से जुड़ना सही नहीं है, इसलिए महिला डॉक्टर को नोटिस दिया जाएगा। वहीं राजकुमारी बंसल ने दावा किया कि उन्हें पहले से ही पता था कि इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और वो उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। राजकुमारी बंसल उस वक्त चर्चा में आ गई जब हाथरस की पीड़ित परिवार के बीच उनकी मौजूदगी SIT के शक के दायरे में आई। इस प्रकार की कोई जानकारी और हमें मिलती है कि वो वहाँ गई थी, लिखित मिलता है तो डेफिनेटली उसको शो का नोटिस दिया जाएगा और नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन में एक पब्लिक सर्वेंट शामिल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उनको इस प्रकार की अनुमति नहीं है। सर, क्या कदाचरण का यदि इस प्रकार का सामने आता है, लिखित में आता है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तैयार हैं आप और किसका क्या अगला कदम रहेगा? बिल्कुल तैयार हूँ मैं, और जो वो जिसके लिए वो साबित करें और मैं भी साबित करने के लिए रेडी हूँ। क्या भड़काने का आरोप है? किस तरह से भड़काने का? कि आपने परिवार को भड़काया? किस तरह से भड़काना तो कोई भी बोल सकता है। मैं बोल रही हूँ आप मुझे भड़का रहे हो, किस तरह से भड़काने का? और इस सबके बीच आपको बता दें, नकली भाभी और नक्सली महिला के मामले में जबलपुर पुलिस का कहना है कि उनसे अभी तक यूपी पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया है। सुनिए जरा मध्य प्रदेश की पुलिस ने क्या कहा। अभी यूपी पुलिस के द्वारा आधिकारिक तौर पर जबलपुर पुलिस से कोई भी संपर्क इस मामले में नहीं किया गया। कोई भी आगे अगर कॉरेस्पॉन्डेंस की जाएगी तो आगे व्यवस्था होगी। तो पुलिस ये कह रही है कि अभी किसी तरह का कोई संपर्क यूपी पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। मनोज, लेकिन जिस तरीके से ये महिला डॉक्टर जिसे नकली भाभी माना जा रहा है फिलहाल, अब उसका ये कहना कि उसको पता था पहले से कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है और उसके लिए वो पहले से तैयार थी। साथ ही जिस तरीके से उन्होंने खुद जाकर साइबर सेल में कहा कि मेरे फोन के साथ, मेरी कॉल्स के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये सब क्या बताता है? क्योंकि महिला तो पहले से तैयार थी, इसके क्या मायने निकाले जाए मनोज? एक बात, जो डॉक्टर
जो डॉक्टर बंसल हैं वो एक बात तो क्लियर कर रहे हैं कि वो सामाजिक सरोकार रखते हैं और इस तरह की अगर कोई मामला होता है, कोई ऐसी घटना होती है तो सामाजिक सरोकारों में वो सामने रहती हैं। और इस केस में भी जैसे ही उनको पता चला हाथरस के केस के बारे में तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो हाथरस गई थी, मानवीय संवेदना के नाते गई थी, अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए वो हाथरस गई थी। लेकिन सवाल यहाँ बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि जो डीन है वो कह रहे हैं कि आप सरकारी सेवक होते हुए, सरकारी नौकरी में होते हुए आप इस तरह के किसी सामाजिक आंदोलन में भाग नहीं ले सकते। आपने जो छुट्टी ली थी वो बाकायदा नियमों के तहत ली थी या नहीं ली थी। ये दो विषय हैं जिनको लेकर उनको नोटिस जारी होने की बात हो रही है। डॉक्टर बंसल मगर साफ तौर पर कह रही हैं कि वो हाथरस गई थी, संवेदनाएं प्रकट करने गई थी और इस बात को लेकर उनके मन में कोई मलाल भी नहीं है। और वो कह रही हैं कि मैंने अपनी जो रिपोर्ट है वो इसलिए दर्ज कराई है कि जब मेरे नंबर पर उनके परिचित होने उनको ये बताया कि जब आपके नंबर से फ़ोन आता है तो उसमें विदेश, अजरबैजान का नंबर, उज़्बेकिस्तान का नंबर उसमें आता है, तो उनको ऐसा लगता है, शक होता है कि शायद उनके फ़ोन के साथ किसी तरह की टेम्परिंग की जा रही हो और इसलिए वो साइबर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी। परिवार कहता है, पीड़ित परिवार कहता है कि रिश्तेदार है, महिला कहती है रिश्तेदार नहीं हूं। फिर नोटिस जो कॉलेज में दिया जाता है उसमें वजह नहीं बताई जाती, आखिर क्यों छुट्टी पर है, कार्रवाई के लिए तैयार रहती है। कई ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस महिला को संदेह के घेरे में लाती हैं। अमित, आपके पास आएंगे इसके लिए कि आखिर अब ये झोल है क्या। लेकिन इस सबके बीच ये भी बता दें कि आखिर जबलपुर की इस महिला डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने अपनी सफाई में कहा क्या, आइए सुनवाते हैं आपको। राजकुमारी जी जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और प्रोफेसर भी हैं मेडिकल कॉलेज, वो वैसे जुड़ी हुई हैं। राजकुमारी जी, जिस प्रकार के आरोप यूपी एसआईटी टीम ने लगाए थे, तमाम आरोप से आप भी परिचित हो गई होंगी, क्या कहना है? मुझे एग्जैक्टली ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं केवल अपने काम में बिजी थी। वहाँ से आई, मेरा आते से ही मेरी इतनी सारी ड्यूटीज़ थी, मेरी एग्जामिनेशन ड्यूटी थी, कल मैं उसमें बिजी रही दिन भर, आज मेरा लेक्चर था, मैं उसमें बिजी रही, टीवी में देखती नहीं हूँ, तो अभी मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। दंगा भड़काने का और स्पेशल रूप से नक्सल कनेक्शन की बात यूपी एसआईटी की टीम ने करी है, इस पे क्या कहना है? तो अभी ये अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं तो इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मुझे बताया जाए कि किस तरह से कौन सी चीज़ को कैसे देख रहे हैं, तब तो मैं उस पर क्लैरिफिकेशन अपना दे पाऊंगी ना। आप कब गई थी हाथरस और कब आपका वापसी हुई थी? क्योंकि पेशे से आप डॉक्टर हैं, सूचित आपने किया था यहाँ पे किस प्रकार से पूरा? जी, मैं 3 तारीख को मैं दोपहर में यहाँ से निकली हूँ और 4 तारीख की 11:20 पर मैं वहाँ पहुँची हूँ हाथरस, और 6 तारीख तक मैं वहाँ थी। मैं 2-3 बजे तक, मुझे लगता है 2 बजे तक थी मैं। और मैंने 3 तारीख की सुबह फ़ोन किया था अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कि सर मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, मैं जा रही हूँ, आज मेरा क्लास है, लेक्चर है, तो मैं नहीं ले पाऊंगी आज मैं, बस। लेकिन इसके साथ ही आपने कल एक शिकायत भी करी कि आपकी कॉल को रिकॉर्डिंग ट्रेस किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, ये मैंने बताया कि जैसे पूरा वाकया कि मेरा अभी जो नंबर है जो कि सार्वजनिक हो चुका है, जो मेरा करीब 10-12 साल पुराना नंबर है, जो मेरी आईडी से चल रहा है, अचानक से मेरा नंबर मेरे परिचितों के फ़ोन रिकॉर्ड में उज़्बेकिस्तान के नाम से शो हो रहा है। तो इसी को लेके मुझे डाउट हुआ कि मेरे नंबर के साथ टैंपरिंग की जा रही है और कल मैंने उसी के सिलसिले में मैंने साइबर सेल में लिखित कंप्लेंट करी है। ये नकली भाभी आपको कहा जा रहा है, एक बड़ा शब्द सुबह से चल रहा है, तो ये क्या भाभी वहाँ पर बनी थी? जो कि देखा तस्वीरों में आप वहाँ मौजूद थी, ये नकली भाभी आखिर ये क्या बात? अब ये मीडिया चैनल के लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, वो मुझसे पूछ के बोलते, मेरे वर्डिंग बता दीजिए कि मैडम आपने इस वाले स्टेटमेंट में अपने आप को भाभी रिप्रेजेंट किया है, तो मैं जवाब दे सकती हूँ। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मेरे बारे में कोई पीछे से बोल रहा है देखिए ये नकली भाभी, तो मुझे थोड़ी ना पता चल रहा है कि कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में। तो किसी के बोलने के लिए सबूत पेश करिए, क्योंकि मेरे को अनपढ़ ना समझे, सबूत के साथ ही मैं काम करती हूँ। सबसे बड़ा सवाल आपका हाथरस जाना, आप जबलपुर की रहने वाली हैं, हाथरस आप यूपी गई, क्या मूल वजह थी और आखिर क्यों गई आप वहाँ? मेरे लिए बस एक मानवता का और इंसानियत का सवाल था, क्योंकि मैं पिछले टाइम से काफ़ी साल से देख रही हूँ कि जो अत्याचार है वो बहुत चरम होता जा रहा है। तो मेरे लिए बहुत असहनीय और पेनफुल हो रहा था और 3-4 दिन से मैं इतना डिसअपॉइंटेड थी, मैं सो नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जाके देखना चाहिए, क्योंकि ये VIP लोगों को नहीं पीड़ित परिवार से मिलने दे रहे हैं, मीडिया से नहीं मिलने दे रहे हैं। तो मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मेरे को रोकने का तो कोई नियम कानून बनता नहीं है। तो मैंने कहा देखती हूँ जाके, मैं अगर मिलने देते तो मैं ज़रा मिलकर आती हूँ उनको, और जो मेरी तरफ से होगी आर्थिक सहयोग मैं देकर आऊंगी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था अपनी एक सैलरी मैं उनको देकर आऊंगी। मैं इसके लिए मैं चेक लेके गई थी, उनको देकर भी आई हूँ इनफैक्ट। तो ये था मेरा जाने का वहाँ मकसद, और मैं केवल गई थी कि 1-2 घंटे में मिल के और सब आ जाऊंगी मैं देख करके। लेकिन वहाँ पर उन्होंने जब मैं देखा कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, अकेली आई हूँ, इतना रिस्क लेके, इतने टेंस माहौल में भी मैं आई हूँ, तो उनको पता नहीं, थोड़ा मेरे लिए बहुत लगा कि मैडम बहुत सपोर्टिव है, तो बेटा तू एक दो दिन रुक जा, तेरी ज़रूरत है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं रुक जाती हूँ। अगर मैंने कहा मेरे आने से आप लोगों को इतना मनोबल मिल रहा है तो मेरे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है मैं रुक जाती हूँ। इस तरह से फिर मैंने अगले दिन का टिकट कैंसिल करवाया। आप यूपी एसआईटी की रडार में हैं, किसी वक्त यूपी एसआईटी की टीम यहाँ पर आ सकती है, शायद आपको गिरफ्तार भी कर सकती है, किस तरीके से तैयार हैं आप?
तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ। गिरफ्तार करेंगी तो कुछ तो बताएंगी, कुछ तो लिंक बताएंगे, तो फिर मैं तब एक्शन ले पाऊंगी ना। अभी तो मुझे पता ही नहीं कि वो किस तरह से मुझे कनेक्ट कर रहे हैं वो। तो सुना आपने इस महिला डॉक्टर की बातें। मनोज, अब भले ही यूपी पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस से अभी संपर्क नहीं किया हो, लेकिन इस महिला की शिकायत पर तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस इस पर नजर रख रही होगी। महिला पे लगातार नज़र रखी जा रही है, क्योंकि हमारी यहाँ जो पुलिस के जो सोर्स हैं उनसे बातचीत हो रही है कि जब से ये बात उठकर सामने आई है कि एसआईटी को एक ऐसी महिला की तलाश है जिसके नक्सली कनेक्शन है, जो नक्सल कनेक्शन रखती है और जिसने सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का काम हाथरस में किया था, और वो जबलपुर की रहने वाली है। तो जबलपुर की रहने वाली और कोई महिला तो फिलहाल किसी की नज़र में नहीं है, लेकिन चूंकि ये महिला डॉक्टर बंसल जो है वो अपनी तरफ से सामने आई, अपनी तरफ से साइबर पुलिस के पास पहुंची और अपनी तरफ से तमाम बातें कह रही हैं। वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि वो संवेदनाएं रखती हैं, वो संवेदनाओं के तहत अपने हाथरस भी गई थी। उनके बारे में डीन कह रहे हैं कि वो उनको नोटिस देने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर सबकी नज़रों में पुलिस की नज़र भी डॉक्टर बंसल के ऊपर है, लेकिन डॉक्टर बंसल खुद प्रोफेसर हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हैं। तो ये तमाम बातें भी मद्देनज़र रखी जा रही हैं और सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की पुलिस अपनी तरफ से तभी कुछ करेगी, तभी आगे बढ़ेगी, जब यूपी की जो एसआईटी है वो एक बार उनसे ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर उनसे नाम शेयर करे। और ठीक है मनोज, आपके पास आ रहे हैं इस वक्त एक बड़ी खबर। हाथरस केस में मथुरा से गिरफ्तार 4 आरोपियों से ईडी की पूछताछ होगी। पीएफआई और सीएफआई से जुड़े चारों आरोपियों से ईडी कल मथुरा जेल में सवाल जवाब कर सकती है। चारों से फंडिंग के एंगल से होगी पूछताछ में सुराग मिलने पर ईडी केस भी दर्ज कर सकते हैं। इन चारों को कुछ दिन पहले दिल्ली से हाथरस जाते हुए रास्ते में मथुरा से गिरफ्तार कर लिया गया था और अब इनसे ईडी फंडिंग मामले में करेगी पूछताछ। अमित, और क्या जानकारी अब इस पूरे मामले पर मिल पा रही है? देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से साजिश का मामला सबसे पहले सामने आया, यूपी सरकार ने खुल के कहा कि इस पूरे मामले में साजिश है, और उसके बाद से जो फंडिंग का मामला आया, विदेशी फंडिंग का मामला आया, पीएफआई का नाम सामने आया, भीम आर्मी आई, उसके बाद से नक्सल महिला का नाम सामने आया। तो उसके बाद से लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, और जैसे ही फंडिंग का ये पूरे मामला सामने आया उसके बाद ईडी की एंट्री इस केस में हो गई है। और ईडी जो है अब जो है 4 लोगों से पूछताछ करने वाली है, फंडिंग को लेकर पूछताछ करने वाली है कि कहां से फंडिंग आ रही थी, कब हुई, कैसे हुई और किस तरीके से यह मामला पूरा इतना बढ़ गया, फंडिंग कहां से हो रही। सबसे बड़ा सवाल है कि फंडिंग कहां से हो रही थी। जिस तरीके से यहां पर गांव के बाहर कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे थे, समाजवादी पार्टी, आरएलडी पार्टी, भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे थे, और जिस तरीके से माहौल तनाव का माहौल बन गया था। नजर बना के रखिएगा अमित। तो पीएफआई के सदस्यों से अब पूछताछ होगी। 4 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है विदेशी फंडिंग मामले में, ईडी उनसे करेगी पूछताछ।